अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक न्यूरो एनाटॉमी ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, किसका? साइकोलॉजी 610 का। पिछले जो लेक्चर थे हमने उसमें तमाम न्यूरॉन सिस्टम पढ़ा था। अब जो ब्रेन के अंदर के हिस्से हैं उनको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, जो ब्रेन के हिस्से हैं उनके बारे में कुछ एजम्पशन मफरूज़े लोगों ने बनाए हुए हैं। वो क्या क्या कि कोर्टेक्स जो है ये तमाम दूसरे स्ट्रक्चर के मुकाबले में न्यूली एवॉल्व हुई है, यानी अभी अभी इसकी इवॉल्व्ड हुई है। ठीक है, इवॉल्व होना क्या होता है कि जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं ग्रो होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से बना है, यानी जो पहले वाले एनिमल्स थे जिनके अंदर सर्वाइवल होता था वो बच जाते थे, और जो जिनके अंदर सर्वाइवल जो है फोर्स नहीं होती थी वो क्या होते थे, वो एक्सटिंक्ट हो जाते थे, यानी बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म हो जाते थे। तो यानी जो न्यूअर पार्ट्स की जो इवॉल्वमेंट है, अब जैसे जो जिराफ होता था उसकी गर्दन जो थी पहले छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे जो है उसे पत्ते खाने की आदत थी। ठीक है, वो पत्ते खाता होता था, दरख्त लंबे होते थे तो वो जंपिंग की कोशिश करता था या अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता था। इस तरीके की मदद से क्या हुआ, जो उनकी अगली जनरेशन थी फिर उनसे अगली, इस तरह आते आते जो है अब उनकी गर्दन इस तरीके की हो गई है। ठीक है, तो ये इवॉल्व होता है, वो एवोल्यूशन कहलाती है ये। ठीक है, कि अब उन्होंने असम्पशन दी है कि जो कोर्टेक्स ब्रेन का हिस्सा है ये तमाम दूसरे स्ट्रक्चर के मुकाबले में अभी अभी इवॉल्व हुआ है, यानी ये पहले मौजूद नहीं था। और जितने भी हायर एरियाज़ होते हैं उन्होंने लोअर एरियाज़ को कवर किया होता है, और जो लोअर एरियाज़ होते हैं वो हायर एरियाज़ को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। जो लोअर वाले हिस्से होते हैं या निचले हिस्से, उनके जो फंक्शन हैं, उनकी जो पार्ट्स हैं वो तमाम सेम हैं। ठीक है जी, ये कुछ एजम्पशन थी जो कि लोगों ने बनाई हुई थी। अब हम देखते हैं कि क्या ये सच है कि नहीं। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं अहम: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 2 हिस्से आते हैं, टेलेंसेफेलॉन और डिनसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में कॉर्टिकल स्ट्रक्चर और इसके निचले स्ट्रक्चर शामिल होते हैं, यानी सब कॉर्टिकल। डिनसेफेलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो है उसमें मीजेंसेफेलॉन शामिल है। हैंड ब्रेन में 2 लेयर्स शामिल हैं, मीटन और माइलिनसेफेलॉन। अब हम इन एरियाज़ को फर्दर इलेबोरेट करते हैं। टेलेंसेफेलॉन क्या है? टेलेंसेफेलॉन में कुछ स्ट्रक्चर्स शामिल हैं जिनके नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस स्ट्रिएटम, सिंगुलेट गायरस, सेप्टम, एमिडेला, हिप्पोकैम्पस। आपको एक याद करने की टिप दे देती हूँ कि अगर आपने याद करना हो कि इस लेयर में ये स्ट्रक्चर हैं या इस पार्ट में ये स्ट्रक्चर हैं, अब आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आपने सी ले लिया, कॉर्पस स्ट्रेटियम का भी सी ले लिया, और सिंगुलेट गायरस यानी ट्रिपल सी। एक हो गया सेप्टम का एस, एमिडेला का ए, हिप्पोकैम्पस का एच, यानी ट्रिपल सी एस ए एच। ये याद करने के तरीके हैं, इससे आपको याद आ जाएगा ट्रिपल सी से कौन कौन से मुराद थे स्ट्रक्चर्स। एस से सेप्टम होता है, ए से एमिडेला, ये आपको याद है। टेलेंसेफेलॉन का ये फार्मूला है और ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, डेनसेफेलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल होता है। थैलेमस कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें तमाम सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स आ रही होती हैं। हाइपोथैलेमस जिसमें ये बहुत पुराना सर्वाइवल सेंटर है, यानी तमाम दूसरे एरियाज़ को ये सर्वाइवल देता है। ठीक है, मीजेंसेफेलॉन क्या है? इसके अंदर एक टेक्टम यानी शाख जैसी होती है, एक डाली कह लें जिसे, जिसमें इन्फीरियर यानी हमारे जो सुनने के सिस्टम हैं वो शामिल होते हैं, और विजुअल जो हमारे सिस्टम होते हैं यानी सुपीरियर कोलिक्यूली, ठीक है, ये शामिल होते हैं। एक होती है टेगमेंटम, इसके अंदर सेरिब्रल पेडन्कल्स होती हैं। अच्छा, अब एक दूसरा स्ट्रक्चर है मीटेनसेफेलॉन, जिनको इन्होंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। ठीक है, इसका ये मीटेनसेफेलॉन सेरिब्लम पे मुश्तमिल होता है, लेकिन ये हिस्सा अहम है। ठीक है, मीटेनसेफेलॉन सेरिब्लम पे शामिल होता है, मुश्तमिल होता है, और पोन्स के ऊपर जो है डोर्सली ही लोकेट होता है। माइलिनसेफेलॉन क्या है जी? माइलिनसेफेलॉन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा शामिल होता है। उससे पहले हम ब्रेन स्टेम पढ़ लेते हैं। ब्रेन स्टेम में मीजेंसेफेलॉन शामिल होती है, यानी ये वाला हिस्सा, मीटन और माइलिन, यानी तमाम तीनों चीज़ों को ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रही है। माइलिनसेफेलॉन क्या है? इसमें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाला स्ट्रक्चर शामिल होता है। ब्रेन स्टेम का जो निचला हिस्सा है, काउडल पार्ट यानी टेल वाला हिस्सा जो है, उसे हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है माइलिनसेफेलोन के अंदर, उसे हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। आगे हम पढ़ेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या फंक्शन होता है। मेड्यूला में क्या है, तमाम असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, नर्व्स आ रही होती हैं इनके अंदर जो कि क्या रेस्पिरेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन लाती हैं, हार्ट से, डाइजेस्टिव तमाम बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेकर मेड्यूला तक आ रही होती है और फिर मेड्यूला फर्दर ब्रेन के दूसरे पार्ट को इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, क्रैनियल नर्व्स जो है उनको कंट्रोल कौन करता है, वो मेड्यूला ही करता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जी वो क्या कौन कौन सी हैं। एक होती है हाइपोग्लोसल नर्व जो कि टंग यानी ज़ुबान के अंदर पाई जाती है टेस्ट के लिए। एक होती है एसेसरी जो कि लैरिंक्स यानी जो हमारी आवाज़ पैदा करने में जो हिस्सा मुश्तमिल है, जो हमारी आवाज़ पैदा करते हैं उसे हम कहते हैं लैरिंक्स। और माउथ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे मैस्टॉइड कहते हैं, उनके अंदर क्या है एसेसरी नर्व्स मौजूद होती हैं। वेगस क्या है जी, टेस्ट का हिस्सा, लेरेंक्स, फेरेंक्स, ईयर, यानी ये चार लेरेंक्स, फेरेंक्स, ईयर और टेस्ट को जो है कंट्रोल करती है नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल टेस्ट हो गया, और टंग का यानी ज़ुबान का पिछला हिस्सा। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, जैसे कि नाम से जाहिर है, कोक्लिया क्या है जी, कोक्लिया हमारे जो एयर का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए एयर से ये रिलेट है और वेस्टिबुलर सिस्टम से रिलेट है। अब स्नीजिंग का क्या प्रोसेस है, हमारे जो मेड्यूला है, ठीक है, मेड्यूला जो ब्रेन के अंदर हिस्सा है उसके दरमियान वाले जगह पर स्नीजिंग सेंटर मौजूद होता है। जैसे ही हमारे नाक के अंदर की जो म्यूकसा है, म्यूकसा एक लेयर है, जैसे ही वो इरिटेट होगी, उसको कोई चीज़ छुई वो इरिटेट हो गई, तो क्या होगा, हमारा स्नीजिंग सेंटर एक्टिव हो जाएगा और उसके वो किसको एक्टिव करेगा, ट्रिगमिनल नर्व को। ठीक है, जो कि आगे फर्दर एक्शन करेगी यानी छींक आ जाएगी। उसके बाद है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कौन इंट्रोड्यूस करवाता है, ये मेड्यूलर रेटिकुलर फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाता है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, ये नर्व फाइबर्स, न्यूक्लियाई और सेल बॉडी से मिलकर बना होता है और इसका क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर होता है, जैसे पहाड़ों का स्ट्रक्चर होता है जेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का रेटिकुलर फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं रैफ न्यूक्लियाई। रैफ न्यूक्लियाई का क्या है, ये सीरोटोनिन पैदा करता है। सीरोटोनिन एक न्यूरोकेमिकल है, ठीक है। और अच्छा, अगर जो है रैफ न्यूक्लियाई जो है जैसे ही सीरोटोनिन पैदा करेगा तो एनाल्जेसिया जैसी कंडीशन होगी। एनाल्जेसिया जो है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होगी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ पीएजी। ठीक है, पीएजी भी एक स्ट्रक्चर है यानी एक डक्ट है, ठीक है, पाथवे है, रास्ता है, पेरी एक्वाडक्टल ग्रे। जैसे ही जो है सीरोटोनिन ने रिलीज़ होना शुरू किया, वैसे ही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी रैफ न्यूक्लियाई की, जो कि पीएजी को एक्टिव कर देगी। और क्या होगा जी, अगला उसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो क्या है, आरएएस का, अराउजल स्लीप यानी जागने का अमल और स्लीप का अमल। मोरोजी और मैगोन ने कैट्स पर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक सोती हुई कैट का रैफ न्यूक्लियाई जो है उसको अराउज किया, बिजली के ज़रिए, लो वोल्टेज था और फ्रीक्वेंसी हाई थी। ठीक है, ईईजी रिस्पॉन्स जब उनका नोट किया गया बिल्ली का, तो वो जो थी वो जाग गई, और जो जागी हुई बिल्ली थी उसको क्या किया, स्टिमुलेट किया गया। जैसे ही उसको स्टिमुलेट किया गया किसी भी चीज़ के ज़रिए, वो ज़्यादा अलर्ट हो गई कि कोई ख़तरा मौजूद है। ठीक है, लेकिन जब अगर एनिमल्स में ये एरिया मौजूद ना हो तो उनके अंदर एक स्टेट क्रिएट हो जाती है जिसे हम कहते हैं कोमाटोस स्टुप्रस स्टेट। कोमाटोस स्टुप्रस में क्या होता है कि इस स्टेट में एनिमल कोमे में चले जाते हैं, उनके अंदर एक ऐसी स्टुप्रस कंडीशन क्रिएट हो जाती है जैसे कि वक्त रुक गया या बिल्कुल रुक जाने वाली कंडीशन जो होती है। ठीक है, अगर रैफ न्यूक्लियाई की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इंसोम्निया हो जाता है। ठीक है, यानी इंसोम्निया क्या है कि जो जागने की बीमारी है, नींद नहीं आती, इसे हम इंसोम्निया कहते हैं। तो रैफ न्यूक्लियाई का हमारा क्या अमल है, स्लीप और अराउजल का। अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी रैफ न्यूक्लियाई की तो क्या होगा, इंसानों में या किसी और में भी इंसोम्निया क्रिएट हो जाएगा। मेटेनसेफेलोन क्या है, मेटेनसेफेलोन की कई जो है ट्रैक्ट्स हैं, अप एंड डाउन जा रही हैं। दो ब्रेन एरियाज इसमें बहुत अहम है, सेरिबलम और पोन्स। सेरिबलम पोन्स के ऊपर लोकेट होता है, इसके अंदर दो सीसी जो हैं लार्ज नंबर ऑफ लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेरिबलम जो है इसके अंदर वेस्टिबुलर, ऑडिटरी और विजुअल, ये तीनों सिस्टम से क्या
इनपुट आ रहे हैं, सेंसरी इनपुट। अगर सेरिब्लम में कोई डैमेज आ जाएगा तो क्या है, तमाम रीजन्स में डिस्टर्बेंस ऑफ गेट आ जाएगी, क्योंकि इसका काम क्या है सेरिब्लम का, ये फाइबर सेंड करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन या दूसरे हिस्सों तक ब्रेन के। अब जैसे इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आई तो क्या हुआ कि जो पाथवे यानी इन्फॉर्मेशन जा रही थी, उसकी जो वॉकिंग स्टाइल है, उसका जो पाथवे है वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमंस में एक बीमारी है जिसे कहते हैं अटेक्सिया। इसमें क्या होता है, उनके जो इन्फॉर्मेशन की जो वो होती है, मतलब जो उनका पाथवे होता है उसकी अनस्टडीनेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान से खड़ा नहीं हुआ पा रहा होता है या वो लड़ खड़ा रहा होता है, उसका जो वॉकिंग स्टाइल है वो बिल्कुल अनस्टडी होता है, नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, मैंने उनके अंदर जर्की मूवमेंट आ जाती हैं। ठीक है, जैसे जर्की मूवमेंट क्या होती है, हचकोले खाने वाली मूवमेंट। बर्ड और रेप्टाइल्स के अंदर लार्ज सेरिब्लम्स होता है। क्यों होता है जी, फ़्लाइट के लिए उन्होंने उड़ना होता है और फिर नीचे जो उनका आने का अमल है, जैसे लैंड वो करते हैं तो उसको कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्लम, इसलिए उनका लार्ज जो सेरिब्लम होता है। इस बात को आपने अच्छे से याद करना। अच्छा जी, हाँ, एक और डैमेज है सेरिब्लर डैमेज का जिसे हम कहते हैं निस्टैगमस। निस्टैगमस में क्या होता है, इसमें जो है मूवमेंट ऑफ आई जो है वो रिथमिक हो जाती है, यानी बार बार रिथमिक हो जाएगी, बार बार ऊपर नीचे मूव करेगी आई। सेरिबेलिक्टोमी किसे कहते हैं, सेरिबलम को अगर हम रिमूव कर दें, जैसे किसी को डैमेज हो जाता है सेरिबलम में तो उसको रिमूव करके ठीक किया जाता है, इसे हम कहते हैं सेरिबेलिक्टोमी। ठीक है, अब सेरिबुलर न्यूरॉन्स क्या होती हैं, सेरिबुलर के अंदर कुछ न्यूरॉन्स पाई जाती हैं जिनके नाम है पर्किन सेल्स, बास्केट सेल्स, स्टिलेट सेल्स, ग्रैन्यूल सेल्स। ठीक है, कितने किस्म के, 4 किस्म के सेल्स हैं, पर्किन सेल, बास्केट सेल, स्टिलेट सेल्स और ग्रैन्यूल, ये भी आपने लाजमी याद करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आता है पोन्स। पोन्स क्या है जी, ब्रिज बिटवीन द मेड्यूला, मिड ब्रेन एंड सेरिबलम, जो एक रास्ता बना हुआ है मेड्यूला, मिड ब्रेन और सेरिबलम के दरमियान, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना है, उसे हम कहते हैं पोन्स। मैं आपको ये तमाम स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्टिको पोंटो सेरिबुलर ट्रैक्ट होती है एक, ठीक है, वो यानी सेरिबलम, मिड ब्रेन और मेड्यूला को जो है कवर करती है। ठीक है जी, हाँ, ये जो है इसके अंदर 9 से लेकर 19 मिलियन तक फाइबर्स होती हैं हर साइड पर, यानी इसकी जितनी चारों साइड हैं या 2 साइड हैं, चारों या दोनों साइडों पर 9 से लेकर 19 मिलियन तक फाइबर्स मौजूद होती हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, रैपिड करेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है। पोन्टाइन न्यूक्लियाई और जाइंट पोन्टाइन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रैपिड आई मूवमेंट, यानी स्लीप के दौरान जो रैपिड आई मूवमेंट हमने पढ़ी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में। रैपिड आई मूवमेंट क्या होते हैं, आँखों की मूवमेंट हो रही होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता, उसको कौन कंट्रोल करते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियाई और जाइंट पोन्टाइन सेल्स। ठीक है, सुपीरियर कोलिक्यूली क्या है जी, ये है लेमिनेटेड ग्रे और वाइट मैटर। लेमिनेट क्या है जी, इसको लेमिनेट किया हुआ यानी लेयर्स ने जो है इसका एक अलग से हिस्सा बनाया हुआ है कोलिक्यूली का, कलरफुल ग्रे और वाइट कलर का इसका मैटर होता है, जो कि विजुअल में हेल्प यानी देखने में और आई की जो मूवमेंट है उसमें मदद करता है। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ये विजुअल सिस्टम का एक पार्ट है सुपीरियर कोलिक्यूली। ये इम्पोर्टेंट है फॉर वर्टिकल गेज, आपने किसी को भी स्टेयर करना होता है या आपकी जो प्यूपिल की रिफ्लेक्स होती है, आपकी जो आँख की पुतली होती है वो मूवमेंट जब करती है तो कौन कंट्रोल करता है, सुपीरियर कोलिक्यूली। उसके अलावा ये क्या करता है, ये आइस थैलेमस और जो इन्फीरियर यानी निचला कोलिक्यूलस है उससे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रिसीव करेगा और सेंड कर देगा थैलेमस और फ्रंटल और विजुअल कॉर्टिसिस को। अब इन्फीरियर कोलिक्यूली क्या है, ये एक ओवल मास है, स्मॉल और मीडियम साइज न्यूरॉन्स इसमें शामिल होती हैं, रिले न्यूक्लियाई होती है ऑडिटरी पाथवे के लिए। ठीक है, यानी ये रिले स्टेशन है जहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट किया जाता है। तो अच्छा, अब बोथ इन्फीरियर एंड सुपीरियर कोलिक्यूली दोनों वर्क करके रिफ्लेक्स सिस्टम क्रिएट करते हैं, यानी मूवमेंट का सिस्टम, जो कि क्या मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो टेक केयर करता है अटेंडिंग और टर्निंग टू द वार्ड्स, यानी जितनी भी आपके साउंड की या जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो आपका इन्फीरियर सुपीरियर कोलिक्यूली जो है वो कंट्रोल करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ब्रेन का ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए।
ये जी हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये जो हिस्सा है ये डिनसेफेलोन है, हाई जो हमने कहा था हाइपोथैलेमस और थैलेमस पे मुश्तमिल है, ये है जी थैलेमस। और जो इसके निचला पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। इसके बिल्कुल नीचे डक्ट लाइक आ रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, अब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा कॉर्पस कैलोसम, इसको मेनिंजेस ने जो है लेयर्स से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये स्कल है यानी खोपड़ी वाला हिस्सा। एक थर्ड वेंट्रिकल है, इसमें सेरिब्रम हम पढ़ रहे थे, सेरिब्रम ये है। सेरिब्लम जो हमने पढ़ा है जो इतने सारे कंट्रोल कर रहा था सिस्टम को, नर्व फाइबर्स को, और बर्ड्स के अंदर ये लार्ज होता है, वो ये वाला हिस्सा होता है सेरिब्लम, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, उसके अलावा ये जो छोटा सा एक अलहदा सा स्ट्रक्चर बना हुआ ये वर्टिब्रा है। स्पाइनल कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम है, ये जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये स्पाइनल कोड है। मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो हम पढ़ रहे थे, मेड्यूला ओब्लोंगेटा ये वाला हिस्सा है। पोन्स जो हम पढ़ रहे थे, हमने ये क्या पढ़ा था कि मेड्यूला ओब्लोंगेटा पोन्स के नीचे लोकेट होता है, और पोन्स जो है वो डोर्सल होती हैं और मेड्यूला के। पोन्स हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर था। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड।